अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसी शख्सियत को जिसने पिछले साल भर से सरकार की नाक में दम किया हुआ है। हम पेश करेंगे आपकी अदालत में एक ऐसे लीडर को जिसकी वजह से केंद्र सरकार को सांस लेने भी मुश्किल हो रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा है और सरकार पर लगातार प्रहार किए हैं। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर टू वेलकम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, बीजेपी के नेता अरुण जेटली। और आपकी अदालत में आज इस खास मुकदमे के लिए हमने आमंत्रित किया है जज के तौर पर जाने माने चिंतक और विचारक और पत्रकार, लेखक डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक को। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक, और इससे पहले कि मुकदमा शुरू करें, इल्जामात का सिलसिला शुरू करें, आज के जज डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। शुरू की जाए। और इससे पहले अरुण जी, पहला इल्जाम लगे आप पर, एक बैकग्राउंडर है। हम जनता को बताना चाहते हैं किस पृष्ठभूमि में आज का ये मुकदमा चलाया जा रहा है बीजेपी के नेता अरुण जेटली पर। राज्यसभा में विरोधी दल के नेता अरुण जेटली आजकल चर्चा में हैं। पार्लियामेंट में सरकार पर किए जा रहे जोरदार हमलों को लेकर अरुण जेटली ने अपनी तर्क शक्ति से सरकार को बैकफुट पर खड़ा कर दिया है। अरुण जेटली सुप्रीम कोर्ट के सबसे सफल वकीलों में से एक हैं। पब्लिक लाइफ में इनकी इंटेग्रिटी और इंटेलिजेंस का लोहा जेटली के विरोधी भी मानते हैं। अरुण जेटली ने अपना पॉलिटिकल करियर दिल्ली यूनिवर्सिटी के फायर ब्रांड स्टूडेंट लीडर के तौर पर शुरू किया था। बीजेपी को बनाने और नेशनल लेवल की पार्टी के तौर पर स्थापित करने में अरुण जेटली का बड़ा योगदान रहा। एनडीए की वाजपेयी सरकार में अरुण जेटली कैबिनेट मिनिस्टर रहे। इन्होंने लॉ, आईएंडबी, कॉमर्स, डिसइन्वेस्टमेंट और शिपिंग जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाले और अब अरुण जेटली बीजेपी के फ्रंटलाइन लीडर्स में से एक हैं। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम अरुण जेटली पर। आपकी अदालत में बीजेपी लीडर अरुण जेटली पर आरोप है कि ये सरकार पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। अब ये इल्जाम मुझसे ज्यादा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का है। आपने विकीलीक्स के कुछ केबल्स के आधार पर सरकार पर इल्जाम लगाए हैं। आपने कहा कि एमपीज की खरीद फरोख्त हुई थी, इस सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आपने कहा एक मिनट भी उन्हें सत्ता में नहीं रहना चाहिए। और आज प्रधानमंत्री ने कहा कि जो डॉक्यूमेंट्स, जो केबल जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, वो अखबारों में छपी गप है, वो अनवेरिफाइड है और स्पेक्युलेटिव है। देखिए, जिस संदर्भ में ये आरोप लगा उसको याद कर लें। जुलाई 2008 को वामपंथी दल जो यूपीए 1 के दौरान कांग्रेस और यूपीए को समर्थन करते थे, उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। सरकार माइनॉरिटी में थी, अल्पमत में थी। सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने 2 रणनीतियां चली। पहली ये कि सुप्रीम कोर्ट में समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ जो डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स का मुकदमा चल रहा था, उसमें सरकार ने उनका पक्ष लेने के लिए अपना हलफनामा बदल दिया। मुलायम सिंह जी ने भी अपना पासा पलट दिया। दूसरा ये 10, 15, 20 लोग विपक्ष के पैसा देकर खरीदो, खुलेआम खरीद फरोख्त हो रही थी। उस वक्त याद कीजिए, एमपीओं के घरों में लोग गए, पैसे लेकर गए, इनके नेताओं से मिला रहे थे और बाद में किसी ने स्टिंग ऑपरेशन करके उस सारे ऑपरेशन को कैमरा में कैद कर लिया। पार्लियामेंट में एक जॉइंट कमेटी बैठी। कमेटी पार्टी लाइन पे बटी। 3 डिसेंट थे, 4 सरकार के पक्ष में थे। जो पक्ष में थे
उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति आया था और रिश्वत देने आया था, एमपीओ को खरीदने आया था, जो कांग्रेस के सदस्य थे। लेकिन किसके बिहाफ पे आया था ये पुलिस की जांच में पता चलेगा। आज विकीलीक में क्या आता है कि अमेरिका का एक दूतावास का अधिकारी अपनी सरकार को कब लिखता है? जुलाई 2008। उसी वक्त मैं कांग्रेस के नेताओं से मिलने गया, वो शब्द यूज करता है, मुझे वॉर चेस्ट दिखलाई, यानी भ्रष्टाचार का जो पैसा इकट्ठा स्टैक किया हुआ था, ये पैसा है 50-60 करोड़ रुपया रखा है हमने एमपीओ को खरीदने के लिए, मेरी हम दोनों की ड्यूटी लगी है फलां को खरीदने के लिए, उनके नाम बता रहा है। और ये ठीक वही चीज कोलैबोरेट कर रहा है जो उस वक्त से चल रही है, जिसके ऊपर ये कवर अप करने का प्रयास करे थे। तो प्रधानमंत्री जी को गलतफहमी हुई होगी कि ये पहले एक विकीलीक ने खुलासा किया है। विकीलीक ने तो केवल पुष्टि की है, कोलैबोरेट किया है, जो सच्चाई पूरा हिंदुस्तान जानता था, जो टेलीविजन के ऊपर देख सकता था, जो पैसे संसद के अंदर उछाले गए थे, जो उन सांसदों को दिए गए थे। तो इसलिए कहना कि ये अनवेरिफाइड है, अनवेरिफाइड ये इसलिए है कि ये भ्रष्ट सरकार इतनी है कि जो पैसे पकड़े गए और जिस पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा कि पुलिस जांच के लिए इसको भेजो ताकि पता चल पाए कि किसके बिहाफ पे ये पैसे दिए जा रहे थे, सीबीआई किसी कोर्ट के सुपरविजन में ये जांच करती और पता करती, 2-2.5 साल में उसको दबा दिया और अभी तक वो जांच आगे आरंभ भी नहीं हो पाई। नहीं, लेकिन अरुण जी यही सारी बातें लेकर आप पिछले चुनाव में गए थे। अब चुनाव हुआ, चुनाव में यही सब आरोप जनता के सामने लगाए गए थे और आज प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कहा कि बीजेपी को यह नहीं भूलना चाहिए कि उनकी सीटें 138 से घट के 116 हो गई और कांग्रेस के 143 से 206। तर्क दिया प्रधानमंत्री ने कि ये रिश्वत देना, ब्राइब देना अपराध होगा, लेकिन हम चुनाव जीत गए उसके बाद। ये शर्मनाक तर्क है। जो क्रिमिनल राजनीति में आता है कहेगा कि मैं चुनाव जीत गया तो मेरे खिलाफ जो मुकदमे थे अब खत्म कर दिए जाएं। ये इस प्रकार का तर्क है कि चुनाव के परिणाम के आधार पर जो मैंने अपराध किए हैं उन अपराधों को समाप्त कर दिया। नहीं, उनका कहना है कि जनता ने इन बातों पर विश्वास नहीं किया। चुनाव अलग विषय है, आपने जो अपराध किया है उसकी जांच हो, अपराध का मुकदमा चले, वो अलग विषय है। वो राजनीतिक लोग नहीं करते, वो अदालतों का काम होता है, वो जांच एजेंसियों का काम होता है। लेकिन ये शर्म की बात है कि इस देश के प्रधानमंत्री ये तर्क दें, क्योंकि चुनाव में कोई व्यक्ति जीत जाता है तो उसकी जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसको समाप्त कर देना चाहिए। देखिए, तर्क इसलिए भी ये है क्योंकि जिस सतीश शर्मा जिनका नाम आया या किसी दूसरे अफसर किसका नाम आया, उन्होंने कहा कि हम किसी अमेरिकन अधिकारी से मिले नहीं, हमने कोई पैसा दिखाया नहीं। देखिए रजत जी, ये तो था नहीं कि उस वक्त कुछ हो नहीं रहा था, और इसलिए अमेरिकन अधिकारी की बात को आप भूल जाइए। वो तो केवल कोलैबोरेट कर रहा है, पुष्टि कर रहा है। जो आपने स्वयं टेलीविजन पर उस वक्त देखा था कि एक व्यक्ति बैग लेकर गाड़ी के अंदर एमपीओ के घर में जा रहा है, उनको पैसा दे रहा है, इनके समर्थकों से टेलीफोन पे बात करवा रहा है, उसके बाद ये क्रॉस वोट कर रहे हैं, इसके बाद वो शिकायत करने वाले एमपी पार्लियामेंट में जाकर उस रुपए को फेंकते हैं। ये सारे तर्क याद कर लीजिए और उसके बाद लोग तय कर लें। लेकिन प्रधानमंत्री के और आपके और मेरे कहने से क्या होगा? ये सारा मामला आप सीबीआई को दीजिए, उसको निष्पक्षता से जांच करने दीजिए और अदालत में उसका मुकदमा चलिए। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ना रजत शर्मा जी कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूं, ना प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं। जो उसका प्रोसेस है उसके पास में। लेकिन ये जो विकीलीक्स केबल हैं, क्या इनको, आप तो वकील हैं, क्या इनको अदालत में प्रूफ माना जा सकता है? केबल अपने आप में प्रूफ नहीं है, लेकिन जिस आदमी ने उस पैसे को स्टैक हुए देखा है, जिन 2-3 सज्जनों को उसको बांटते हुए देखा है, जिन्होंने कहा कि हम बांटने के लिए लाए हैं, एमपी खरीदने के लिए, वो व्यक्ति जब अदालत के सामने आएगा वो सबूत होता है। जो टेलीविजन के अंदर टेलीकास्ट हुआ और कैमरे में कैद हुआ वो सबूत होता है। देखिए, 2-3 चीजें इसमें इनअप्रोप्रिएट हैं। अजीत सिंह के बारे में उन्होंने लिखा कि उन्होंने 10-10 करोड़ रुपए उन एमपीज को दिए। अजीत सिंह ने कहा कि उनके एमपीज ने तो सरकार के खिलाफ वोट दिया था। अब मैं पूरे तर्क में नहीं जाता। उन्होंने कहा मेरे पास तो 3 थे, मैं 4 के कैसे ले सकता था? याद करें, मैं नाम भी बतला सकता हूं कि समाजवादी पार्टी के 4थे एमपी टूट के उनके साथ आ चुके थे। उन दिनों तो हमसे वो गठबंधन की बात कर रहे थे। दूसरा, उसके तुरंत बाद राज्यसभा का इलेक्शन हुआ। क्यों चौधरी अजीत सिंह जी विपक्ष को छोड़ के सतीश शर्मा उसी व्यक्ति को वोट डालने के लिए चले गए राज्यसभा में? इन सब प्रश्नों का जब उत्तर पूछा जाएगा तो ये जांच आप मत करिए, मैं नहीं करूं। ये जो अप्रोप्रिएट एजेंसीज हैं उनको बेच दीजिए। सच्चाई इसमें बहुत कड़वी है
और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य इस देश के लोकतंत्र के सामने लाएगी। सच्चाई ये भी तो है कि बीजेपी के एमपीज को भी अप्रोच किया गया था। सच्चाई ये भी है कि 8 एमपीज को आपको पार्टी से निकालना पड़ा था। निश्चित रूप से हमें निकालना पड़ा, उनको टिकट नहीं दी, उनके स्थान पर दूसरे लोगों को हम जिता कर लाए। और इसलिए 3 एमपी हमारे वो भी थे जिनको जब ऑफर किया गया उन्होंने आके पार्टी की लीडरशिप को बताया कि हमें पैसा दिया जा रहा है, हम पैसा नहीं लेंगे, और इसलिए करोड़ों रुपए उन्होंने वापस किए और पार्टी के नेताओं के साथ जाकर संसद के अंदर स्पीकर के सामने पेश किए। इसलिए ऐसे ईमानदार एमपी भी उसमें शामिल थे। देखिए, कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि जो विकी लीक्स जिस केबल का जिक्र आप कर रहे हैं, क्या इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है बीजेपी? आप तैयार हैं कि आप विकी लीक को अपने आप में, जैसे विकी लीक के अलावा कुछ और हुआ ही नहीं, विकी लीक तो इसमें 2% सबूत है, बाकी जो सच्चाई है वो दूसरी है जो देश ने सारी देखी है। विकी लीक फिर एक बार सेंटर स्टेज के ऊपर उस विषय को ले आता है और उस सारी सच्चाई को कोरैबोरेट करता है, उसकी पुष्टि करता है। नहीं, क्या इस तरह के विकी लीक्स में क्या अमेरिकन केबल जो भी आएंगे उनको सच माना जाएगा? मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। अगर मान लीजिए जो आपको सूट करेंगे उनको मानेंगे। अगर इस देश में कुछ भी ना हुआ होता और केवल एक विकी लीक होता तो शायद मुझे लगता है कि इसको विश्वास करने लायक नहीं होगा। लेकिन अगर पूरा इसका इतिहास था इतना लंबा, जो सब आंखों ने देखा, कानों ने सुना और सारे देश ने देखा, और उसको विकी लीक दोहरा रहा है, तो कम से कम उस पर अविश्वास ना करे। मैं तो इतना कहता हूं, उस पर विश्वास भी मत कीजिए, इस सारे को सीबीआई के पास भेज दीजिए। इसको प्रधानमंत्री को डर रहे हैं। अगर उनका बयान आज जो उन्होंने दिया बिल्कुल सच है तो इसको सीबीआई को भेज दे। सीबीआई कह देगी कि किसी आदमी को पैसे नहीं दिए गए। नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा कि आप इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा ये राजनीतिक फायदा तो उन्होंने उठाया, रिश्वत के आधार पर बहुमत ली। ही वॉज द प्रिंसिपल बेनिफिशियरी ऑफ ब्राइबरी, और इसलिए एक भ्रष्टाचार का लाभ लेने के बाद ये कहें कि आप कम से कम आरोप लगा के राजनीतिक फायदा मत लो। अगर आपने भ्रष्टाचार किया है तो निश्चित रूप से आरोप के लिए भी तैयार है। लेकिन ये तो आप मानेंगे कि प्रधानमंत्री की जो इमेज है उनको कम से कम भ्रष्टाचारी नहीं माना जा सकता। देखिए, मैंने संसद में कहा था कि आप ईमानदार प्रधानमंत्री हैं, लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार का नेतृत्व आप कर रहे हैं। क्या भारत में भी मिस्र और लीबिया जैसी क्रांति के हालात पैदा तो नहीं हो रहे हैं? ऐसी स्थिति भारत में नहीं आनी चाहिए और नहीं आएगी जी। उसके पीछे कारण यह है कि वो डिक्टेटरशिप थी, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी की ताकत होती है कि लोगों को अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण करने के लिए बहुत स्पेस मिलती है। आप अपनी बात कह रहे हैं, लिबिया में तो कह नहीं पाएंगे इस प्रकार से। मैं सरकार की आलोचना कर रहा हूं, लिबिया में तो कर नहीं पाऊंगा। लोग सड़क पे भी विरोध कर सकते हैं, पार्लियामेंट में भी कर सकते हैं, ये रोज अपने प्रोग्राम में सरकार को एम्बैरेस करते हैं। आपकी अदालत में बीजेपी लीडर अरुण जेटली पर आरोप है कि भ्रष्टाचार के सवाल पर इनकी पार्टी के दोहरे मापदंड हैं। अरुण जी, एक कहावत है ना कि जिनके घर शीशे के बने होते हैं दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। उमर अब्दुल्ला ने आज एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी की सरकार को बहुमत हासिल करना था तो उन्होंने भी कई तरह के फेवर मुझे ऑफर किए थे। ऐसा है, मैंने ये ट्विटर के ऊपर उनका बयान देखा है और मुझे बहुत ही हैरानी हुई ये बयान पढ़ने के बाद। उन्होंने कहा कि 1998 और 99 में मुझसे समर्थन मांगने के लिए इन्हें बुलाया गया था। मैं 2-3 चीज़ कहूँगा, बाद में उन्होंने अपना बयान बदला और कहा नहीं, मुझे पैसे का कोई प्रलोभन नहीं दिया गया था। याद करिए, 1998 और 99 में उमर अब्दुल्ला तो वाजपेयी जी की सरकार में स्वयं मिनिस्टर थे। पहले स्टेट मिनिस्टर थे कॉमर्स के, फिर एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर थे। तो हमें उनका समर्थन लेने की क्या जरूरत थी, वो तो हमारा हिस्सा थे। और इसलिए मैं केवल आप जैसे होशियार पत्रकारों को, संपादकों को कहूंगा कि जब ऐसी बेबुनियाद ट्वीट आती है तो उस पर विश्वास ना करें, उनकी समझ के आधार पर उनसे एक सवाल पूछ लें। तो आप तो वाजपेयी जी की सरकार में मिनिस्टर थे, तो आपका समर्थन लेने की सरकार को क्या जरूरत थी? इट्स अ माइंडलेस ट्वीट। और वैसे मैं जानता हूं कि अब्दुल्ला परिवार को प्रलोभन देने की हमें जरूरत नहीं है, वो तो हम लोगों को प्रलोभन दे सकते हैं। कांग्रेस पर बड़े भ्रष्टाचार के आरोप आपने लगाए हैं, लेकिन अगर रिकॉर्ड देखें जो कांग्रेस के नेता कहते हैं, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पर आरोप लगा, हमने उन्हें हटा दिया। केंद्र में ए राजा पर आरोप लगा, उन्हें हटा दिया, वो जेल में पड़े हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स का आरोप आपने लगाया, उन्होंने सीबीआई को केस दे दिया। सुरेश कलमाडी पर शिकंजा कसा जा रहा है, बहुत सारे अफसर जेल में हैं। 2G के लिए सीबीआई काम कर रही है। तो कमी कहां रही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने में? क्या तर्क है कि मेरे यहां बहुत ज्यादा भ्रष्ट लोग थे इसलिए मेरे ऊपर ज्यादा आरोप लग गए?
ये बेबुनियाद तर्क है। अगर आपकी संस्कृति, आपकी कल्चर इस प्रकार की है कि तरह तरह के लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, मैं आपसे अब ये कहें कि भाई 2G के ऊपर बड़ा उपकार किया आपने सीबीआई को बेच के, सच्चाई देखिए क्या थी। सन 2007-8 में ये स्पेक्ट्रम ऑक्शन होना था, नीलाम होना था, नीलाम नहीं किया गया। लोग कहते रहे कीजिए, TRAI ने कहा कीजिए। फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम उस वक्त, उन्होंने लिख के चिट्ठी दी कि इसको ऑक्शन कीजिए। स्पेक्ट्रम क्या है? बेईमान लोगों के बारे में एक कहावत है हिंदुस्तान में कि जिसको पैसे बनाने हैं वो लहरें गिन के बना लेता है। स्पेक्ट्रम एयरवेव्स है, इन्होंने हवा में से पैसे बना दिए, ये परिस्थिति पैदा की। अब आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहता है कि जो अलग अलग संभावनाएं हैं उसके आधार पर मुझे लगता है कि 1,76,000 करोड़ का घाटा इस स्पेक्ट्रम को बेचने से, न बेचने की वजह से इस देश को हुआ। अब 2008 जनवरी से लेकर सबसे पहले चिदम्बरम साहब ने विरोध किया, मैं प्रशंसा करूंगा उनकी। उसके बाद विपक्ष ने विरोध किया। जब से चुनाव हुआ 2009 का, उसके बाद पहला भाषण संसद में मेरा था कि इसको समाप्त कीजिए इन कॉन्ट्रैक्ट्स को। लेकिन प्रधानमंत्री बार बार वो जो बयान पढ़ते हैं उसमें कह दिया कि नहीं नहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, जो पहले परंपरा थी वही हुआ। और जब आपको पूरे देश के सामने कलंकित कर दिया और सुप्रीम कोर्ट का उधर से दबाव आया, तो इस मजबूरी में आपको अपने मंत्री को पकड़ना पड़ा, उद्योगपतियों को पकड़ना पड़ा। आज जमानतें नहीं हो रही। इतना भयंकर भ्रष्टाचार था कि जो लोग उसमें दोषी हैं आत्महत्या तक कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। ये इतना बड़ा स्कैंडल था। और अब कहें कि मैं कितना अच्छा आदमी हूं, मैंने 3 साल दबाने की कोशिश की, 3 साल बाद दब नहीं पाया, अब तो मैंने पकड़ लिया। ये तर्क है क्या इस सरकार का? कॉमनवेल्थ गेम होने से पहले एक इंटरनेशनल इवेंट है। इस इंटरनेशनल इवेंट में आप एक नकारात्मक भावना, नेगेटिव फीलिंग क्रिएट कर दो। हर चीज में कॉमनवेल्थ गेम के पैसा। अभी तो केवल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी वाली रिपोर्ट्स आई हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो स्टेडियम्स बने हैं ना दिल्ली में, जब इनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के ऊपर आएगी तो आप देखना एक एक स्टेडियम की कीमत 4-4, 5-5 गुना ज्यादा है। आजकल क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा है, इस देश में सबसे खूबसूरत क्रिकेट के स्टेडियम्स है। कोई स्टेडियम देश में ऐसा नहीं है जो 85 करोड़ से ज्यादा में बना हो, पूरे देश में कोई नहीं है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की जो मरम्मत हुई, रिपेयर हुई, वो 930 करोड़ रुपए की। ध्यानचंद स्टेडियम 14,000, जहां नेशनल स्टेडियम जिसे कहते हैं हॉकी का, 14,000 की कैपेसिटी को 17,000 कर दिया है। बना के नेहरू जी गए थे 1952 के एशियन गेम्स में। 3,000 की कैपेसिटी बढ़ाने का खर्चा 350 करोड़। अभी तो ये रिपोर्ट सारी जब आएंगी और तो आपको पता चलेगा, यू ओपन द कबर्ड एंड स्केलेटन्स विल फॉल आउट। ये इसकी परिस्थिति है। कांग्रेस के नेता ने अपनी स्थिति बयान करने के लिए एक शेर मुझे सुनाया, हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। देखिए जितने ये केसेस आए हैं ना सामने, आपने 1986 में हुआ अपराध बोफोर्स का, सरकारें की सरकारें लगा दी 30 साल तक। एक इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल अपने ऑर्डर के अंदर सारी सच्चाई बयान कर गया। आपने पूरी सीबीआई कल्यूसिव तरीके से लगा दी। लेकिन इस देश में एक चीज याद रखिए, लोकतंत्र में भी ताकत है, मीडिया में भी ताकत है, और जिसको पावर ऑफ ट्रुथ कहते हैं, सच्चाई में भी अपनी ताकत है। जितना उसको दबाने का प्रयास करोगे, अंत में उभर कर बाहर आ जाती है। और इन सब कांडों में यही हो रहा है। तो इसका मतलब जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर आरोप लग रहे हैं, निश्चित रूप से उनमें से कोई आरोप अगर कोई एजेंसी, कोई अधिकारी या कोई अदालत उसमें तय करती है तो निश्चित से कार्रवाई होगी। केवल आरोप लगाने से आरोप नहीं, लेकिन इसका क्या जवाब है? अशोक चव्हाण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उन पर सिर्फ ये इल्जाम लगा कि उन्होंने कुछ रिलेटिव्स को फ्लैट से दिए। ये इतना नहीं था। पूरी कमेटी की रिपोर्ट आई, सीएजी की रिपोर्ट आई। जब किसी ना किसी एजेंसी की रिपोर्ट आती है, वहां भी जांच हो रही है। कोई रिपोर्ट आती है, कोई प्राइमा फेसी आरोप एस्टैब्लिश होता है। लेकिन ये तो वो खुद मानते हैं कि उन्होंने अपने बेटों को लैंड दी, अपनी बेटी को लैंड दी, परिवार वालों को दिया। देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, जो भी तथ्य उस आरोप में है उसका एक उत्तर भी हो सकता, मैं उसको देने की आवश्यकता नहीं समझता।
वहां के लोकायुक्त के पास है, वहां के अन्य अधिकारियों एजेंसीज के पास है, कोई साबित होगा तो निश्चित रूप से हम उभर कर सामने जो भी कार्रवाई कर रहे हैं। अरुण जी, लोकायुक्त ने संतोष हेगड़े ने जस्टिस संतोष हेगड़े ने देखिए, कहा कि ये करप्ट सरकार है। देखिए, मैं बयानबाजी के ऊपर एक अलग विषय है, एक कानूनी प्रक्रिया है, और मैं कानूनी प्रक्रिया ये नहीं कह रहा किसी को सजा हो जाए तो तब तक प्रतीक्षा कीजिए। मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि कोई भी एजेंसी जांच कर रही है, कोई प्राइमा फेसी रिपोर्ट तो है। केवल अखबार में मैंने दे दिया वो अपने आप में एविडेंस नहीं है, लेकिन प्राइमा फेसी कोई रिपोर्ट आए सामने तो उसके बाद उभर के सामने आएगा। प्रधानमंत्री से आपने इस्तीफा मांगा है? कोई रिपोर्ट तो नहीं आई? कोई जांच एजेंसी ने रिपोर्ट तो नहीं दी? किस विषय में? विकीलीक्स के मामले में, रिपोर्ट के मामले में। मैं आपको प्राइमा फेसी बतला दूं, 2G के मामले में कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आ चुकी है। कॉमनवेल्थ गेम्स के मामले में कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आ चुकी है। विकीलीक्स के मामले में विकीलीक्स ने, जो मैंने पहले कहा, केवल कोरैबोरेट किया है। पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है कि जो व्यक्ति पैसे लेकर गया सांसदों को पैसे देने के लिए, वो अंग्रेजी में शब्द प्रयोग किया है पार्लियामेंट्री कमेटी, और हमारे सदस्यों ने नहीं, यूपीए वाज द मेजॉरिटी, हमारी तो डिसेंट है, तो उनकी मेजॉरिटी ने यह कहा कि श्री सो एंड सो हु वेंट विद द मनी विटिंगली और अनविटिंगली वाज द ब्राइब गिवर। ब्राइब गिवर शब्द प्रयोग किया है, और फिर आप कह रहे हैं रिपोर्ट नहीं आई। उनकी अपनी पार्टी की पार्लियामेंट्री कमेटी जो संयुक्त पार्लियामेंट की है, उसमें यह फ्रेज इस्तेमाल हुआ, और विकीलीक्स तो उसको कोरैबोरेट कर रहा है। आप इस बात के लिए तैयार है कि अगर किसी कमेटी की रिपोर्ट कर्नाटक के मुख्यमंत्री के खिलाफ आएगी, एजेंसी का कोई प्राइमा फेसी मटेरियल आता है तो किसी भी राजनीतिक दल को, और निश्चित रूप से हमारा दल उस पर कार्रवाई करेगा। नितिन गडकरी कहते हैं कि उन्होंने जो कुछ किया वो इमोरल है, इलीगल नहीं है। इस पे ये कहना कि आपके बच्चे का बिजनेस प्रमोट हो गया, उसमें इलीगैलिटी है या नहीं है, मैं इतना कहूंगा कि एक बार कोई इमोरल कहे, कोई इलीगल कहे, इस चीज को शब्दों के खिलवाड़ में मत जाइए। लेट देयर बी अ प्रोसेस, और उस प्रोसेस के तहत कई एजेंसीज हैं जो उस पर काम कर रही हैं। कोई उसमें से लाती है, कोई इमोरल कहे या इलीगल कहे, पार्टी उसकी कॉग्निजेंस लेगी। और ये बात भारतीय जनता पार्टी के हर नेता पर लागू होगी, किसी पर भी? निश्चित रूप से लागू होनी चाहिए, निश्चित रूप से लागू होने चाहिए। अडवाणी जी पे बेबुनियाद आरोप लगा था, उन्होंने कहा जब तक हटेगा नहीं तब तक चुनाव नहीं लड़ूंगा। हमने तो यहां तक उदाहरण तय कर दिया था, और उनके उदाहरण को फॉलो करके कई लोगों बेचारों मजबूरी में उनको भी चुनाव नहीं लड़ना पड़ा। फिर आप कह रहे हैं कि होना चाहिए, होगा नहीं होगा, इतनी आपकी बीजेपी में चलती है कि इसको इंप्लीमेंट करा सकेंगे? देखिए, इतना अब पार्टी, आप अंदाजे से कह दो कि नहीं होगा, इस तरह के आरोप जिस तरह के यूपीए पे लग रहे हैं, कौन से हमारी सरकारों पे लगे हैं? आज मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, बिहार के अंदर हमारी अलायंस गवर्नमेंट है, गुजरात में इतनी अच्छी सरकार चल रही है। हमारी सरकारों की परफॉर्मेंस तो आप देखिए। लेकिन कर्नाटक पर तो लगातार आरोप लगे। गवर्नर रूप से लगे हैं, निश्चित रूप से गवर्नर ने कहा, निश्चित रूप से लगे हैं, और उन्होंने ये कहा कि आपने आरोप लगाया कि मैंने एक जमीन जिसकी कीमत 20 करोड़ रुपया मैंने एक्विजिशन से रिलीज की। चीफ मिनिस्टर का अपना डिफेंस है। लगाने वाले कौन है? देवगौड़ा, जिनके परिवार के अकाउंट में जब कुमार स्वामी चीफ मिनिस्टर थे तो रिलीज करने के बाद कहीं से 168 करोड़ रुपया पहुंच गया था। तो इसलिए ऐसे लोगों के आरोप पे भी विश्वास करने से पहले थोड़ा प्रतीक्षा कर जाए। लेट सम एजेंसी अप्लाई इट्स माइंड एंड गिव इट्स रिकमेंडेशन ऑन द बैक। हमारे देश में एक परंपरा रही है कि या तो मामला सीबीआई को दे दिया जाता है या कोई आयोग बना दिया जाता है और जांच का जबान पर छोड़ दिया जाता है। इसके बाद आप नेता खुद ही कहते हैं कि अगर मामला आपके फेवर में नहीं आता है तो क्या गारंटी है इस बात की कि आगे आप ये नहीं कहेंगे कि सीबीआई पर सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रभाव था और फैसले उसके फेवर में आए? आज 2G घोटाले की जांच इसलिए सफल हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन के तहत सीबीआई जांच कर रही है, और इसलिए जो इस प्रकार के गंभीर मामले हैं, सारे मामले ऐसे तय हो सकते हैं ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन ऐसे 10-15 जो गंभीर मामले हैं वो कोर्ट की सुपरविजन में, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में कहा है कि हम कर सकते हैं। अगर इनकी सुपरविजन में कोर्ट की सीबीआई जांच करती है तो उसमें फिर सीबीआई का गलत रास्ते पे चलना, उसकी गुंजाइश कम होती है। लेकिन आप भी जब बार बार सीबीआई को क्रिटिसाइज करते हैं, जब आप ये कहते हैं कि सीबीआई सरकार के हाथ का टूल है, तो आप ये कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि सीबीआई कोई? इसलिए रजत जी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन सेंसिटिव केसेस में, जैसे मैंने 2G का एग्जांपल दिया, सीबीआई का निश्चित दुरुपयोग होता है। सीबीआई का इस 2G की जांच में भी दुरुपयोग हो रहा था। यह जांच सीबीआई को 1.5 साल पहले दी गई थी, सीबीआई ने कुछ नहीं किया।
जब सुप्रीम कोर्ट ने सुपरविजन अपने हाथ में ले ली और सीबीआई से हर सप्ताह हर 10 दिन बाद रिपोर्ट मंगवानी शुरू की, तो जुडिशियल सुपरविजन में जब आरंभ होता है तो फिर सीबीआई राजनीतिक मास्टर्स को रिपोर्ट नहीं करती, उसको जजों को रिपोर्ट। लेकिन इस चीज की आप तारीफ नहीं करेंगे, जिस डीएमके के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है, जिसके साथ मिलकर उन्हें तमिलनाडु में चुनाव लड़ने हैं, उस पार्टी के सुप्रीमो उनके परिवार के लोगों को, बेटी को, पत्नी को सीबीआई पूछताछ करे। मैं निश्चित रूप से इसकी प्रशंसा करूंगा, लेकिन इसका श्रेय डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को नहीं दूंगा, क्योंकि जब तक उनकी सरकार सीबीआई से जांच करवा रही थी, ना राजा का इंटेरोगेशन हुआ, ना डीएमके के नेताओं का हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट ने जांच अपने हाथ में ले ली तब ये आरंभ हुआ। इसलिए ये श्रेय आप सुप्रीम कोर्ट को दीजिए, मनमोहन सिंह जी को मत दीजिए। आपकी अदालत में बीजेपी लीडर अरुण जेटली पर इल्जाम है कि इनकी पार्टी के नेता आपस में लड़ते नजर आते हैं। अरुण जी, ये आम आदमी को ऐसा इंप्रेशन है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता, जो फ्रंटलाइन लीडर्स हैं, वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। देखिए, मैं इस उत्तर देने से पहले आपको एक बुनियादी अंतर बतला दूं। इस देश की अधिकतर राजनीतिक दलें ऐसी हैं जहां मेरिट और टैलेंट का अब स्थान नहीं रहा। वो परिवारों की मलकियत के दल बन गए हैं। आज परिवार का मुखिया उस दल का अध्यक्ष है, उसके बाद उसका बेटा अध्यक्ष बन जाएगा। अधिकतर दलों की यह परिस्थिति है। तो वहां तो कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी की तरह हैं, और जैसे संपत्ति इनहेरिट होती है, विरासत में मिलती है, वो दल उसी प्रकार से विरासत में चलते हैं। और इस देश के अधिकतर राजनीतिक दल इस श्रेणी के हैं। कम्युनिस्ट इस श्रेणी में नहीं है, बीजेपी नहीं है। हमारे यहाँ टैलेंट, मेरिट, मेहनत से काम करके 30-30, 40-40 साल काम करके आपको एक गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप मिलेगी। तो हमेशा आरोप यह है कि फला दल में उनके बाद तो उनका बेटा बन जाएगा, पर आपके यहाँ तो 8 बड़े नेता हैं। तो पार्टी में डेमोक्रेसी होना, पार्टी में टैलेंट होना, पार्टी में अच्छी गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप होना, ये अपने आप में हमारे लिए लाइबिलिटी बन गया। और हम कहें कि इसको एक पारिवारिक डायनेस्टिक पार्टी बना दे ताकि कम से कम इनहेरिटेंस तो तय हो जाएगी, वो बहुत अच्छी बात हो गई। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर ये मजाक चल रहा है। और इसलिए मैं आपको बताऊं कि कभी भी दो नेता किसी विषय के ऊपर मत रखते हैं, मत मिलता होगा, नहीं मिलता होगा, ये तो मतभेद हो गया। ये ऐसी कोई परिस्थिति मैं आपको उदाहरण देकर बताना चाहता हूं। सीवीसी के सवाल पर जब प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, तो विरोधी दल की नेता सुषमा स्वराज ने कहा कि पार्टी इनके बयान से संतुष्ट है। आपने कहा कि पार्टी इनके बयान से संतुष्ट नहीं है। इस पर ऐसा नहीं है। सुषमा जी ने इस विषय को सबसे पहले उस हाई पावर्ड कमेटी में उठाया जो इस सीवीसी की नियुक्ति करते हैं। सीवीसी का ये इशू उठाने का किसी को श्रेय गया तो सुषमा जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले वहां पे डिसेंट किया। डिसेंट करने के बाद ये पब्लिक इशू बना। पार्टी ने उनके स्टैंड को पूर्ण रूप से सपोर्ट किया। उसके बाद मामला अदालत में चला गया। जो स्टैंड उन्होंने लिया था कि जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चल रहा है, उसको तो चीफ विजिलेंस कमिश्नर ना बनाइए, सुप्रीम कोर्ट ने उस स्टैंड की पुष्टि की और उसको पद से हटाया। उसके बाद प्रधानमंत्री को सार्वजनिक रूप से अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी। अगर उन्होंने अपने वक्तव्य में एक बड़प्पन दिखाया कि मेरी बात एकदम विंडिकेट हो गई और मैं अपनी तौर से इसको आगे नहीं बढ़ाती हूं, तो वो बीजेपी की इनफाइटिंग हो गई। लेकिन बीजेपी को लगता था और हम सबको लगता था, और सुषमा जी ने अगले दिन ये स्पष्ट कर दिया जो बात मैंने कही थी कि इससे बात समाप्त नहीं होगी। आप पार्लियामेंट में आइए, संसद का सत्र चल रहा है, और वहां पर आके ये एक्सप्लेनेशन दीजिए कि इसके लिए अकाउंटेबिलिटी किसकी है। केवल इतना अंतर था कि हमने उनसे कहा कि पार्लियामेंट में आकर, और प्राइम मिनिस्टर से मैंने पूछा कि अगर आप अपने आप को जिम्मेवार मान रहे हैं तो हु शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, और वो अकाउंटेबिलिटी क्या होनी चाहिए। उन्होंने कहा जी ये मतभेद हो गया आपस में। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूं। मुरली मनोहर जोशी आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। जिस समय भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट में बार बार 2G के सवाल पर जेपीसी की मांग कर रही थी, वो पीएसी में उस मामले को चलाए जा रहे थे, और उन्होंने इस बात के काफी संकेत दिए कि जेपीसी की जरूरत नहीं है, मैं पीएसी में अध्यक्ष रहकर कॉम्पिटेंट उसको हैंडल करने के लिए। देखिए, डॉक्टर जोशी पीएसी के चेयरमैन भी हैं, बीजेपी नेता होते हुए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है, और उसके चेयरमैन के नाते उनका दायित्व बनता है कि उसकी डिग्निटी, उसकी अथॉरिटी और ऑटोनॉमी को वो अपहोल्ड करें। उनका ये कहना था कि मैं इस विषय को पीएसी में लूंगा, और
हम चाहे ना चाहें तो जो सीएजी की रिपोर्ट्स होती हैं वो पीएसी में स्वाभाविक रूप से जाती हैं, ये कानून में लिखा है। ये कहीं नहीं डॉक्टर जोशी ने कहा कि जेपीसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पीएसी के महत्व की रक्षा करना डॉक्टर जोशी का फर्ज था, बेखूबी उन्होंने किया। पार्टी का यह कहना था कि पीएसी क्योंकि ऑडिट एंगल्स देखती है और इसमें बहुत अन्य विषय हैं जो जेपीसी देखेगी, और अंत में डॉक्टर जोशी ने कहा कि जेपीसी और पीएसी में कोई अंतर विरोध नहीं है, और जो पार्टी का स्टैंड है जेपीसी का, मैं उसकी पुष्टि करता हूं। इसमें कौन सा बड़ा, ये तो एक बड़ा डेमोक्रेटिक ओपिनियन है। लेकिन ये तो आप मानते हैं कि विचारों का विरोध होता है जिस पर चर्चा। ऐसा विचारों का विरोध तो तब नहीं होता जब सब भेड़ बकरी की तरह लगे हुए हों। जहां थिंकिंग लोग होंगे तो वहां चार तरह के स्वाभाविक विचार आएंगे, और इस देश की राजनीति के लिए अच्छा है कि थिंकिंग लोग उसमें रहें, और ना कि वो लोग रहें जो चुपके से नेता की तरफ देखें और जो नेता ने कह दिया उसमें हाँ मिला दे। जो नेता को भी पार्टी में सवाल पूछे जाएंगे तो देश की इनर पार्टी डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छा है। इसको इनफाइटिंग मत मानिए, इसको हेल्दी डेमोक्रेसी मानिए। एक और उदाहरण मेरे पास में है। भारतीय जनता पार्टी ने एक टास्क फोर्स बनाई ब्लैक मनी के बारे में जांच करने के लिए। उस टास्क फोर्स ने कहा कि सोनिया गांधी के स्विस बैंक के अकाउंट हैं, उनका ब्लैक मनी है, उनका पैसा है, और जब सोनिया गांधी ने लालकृष्ण आडवाणी को चिट्ठी लिखी तो उन्होंने इस पर उनसे माफी मांग ली। उस टास्क फोर्स में काफी अच्छे स्तर के लोग थे, फॉर्मर आईबी के डायरेक्टर थे, अन्य बुद्धिजीवी थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के प्रोफेसर थे। उन्होंने ये कहा कि स्विट्जरलैंड की एक मैगजीन में ऐसा आर्टिकल छपा है, बार बार वो ये लोग आरोप लगा रहे हैं, ये खंडन क्यों नहीं होता? वाई इज इट नॉट बीइंग डिनाइड? उस टास्क फोर्स के संबंध में सोनिया जी ने आडवाणी जी को पत्र लिखा कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई तथ्य गलत है और मैं इसका खंडन कर रही हूं। आडवाणी जी ने उनको जवाब दिया, और तहजीब के नाते ठीक जवाब दिया। अच्छा होता कि जब इतने वर्षों से वो बार बार लिख रहे हैं आप उसका खंडन कर देती। यही टास्क फोर्स ने लिखा है, आपने खंडन नहीं किया, पर मुझे खुशी है इस बात की कि आप आज इस खंडन को कर रही हैं, मैं इसको स्वीकार करता हूं। अब इस प्रकार का पॉलिटिकली डिग्निफाइड बिहेवियर करना अगर इस देश के अंदर यही बुरा माना जाएगा तो हम एक दूसरे के खिलाफ केवल तू मैं करते रहेंगे। लेकिन इंप्रेशन यह है कि सोनिया गांधी या उनके परिवार को, इंप्रेशन तो आप ही लोग बनाते हो और फिर आरोप हम पे लगा देते हो। लेकिन यह सच नहीं है कि जो सोनिया गांधी के दामाद हैं रॉबर्ट वड्रा, उनके बारे में जब अखबारों में छपा उसको उठाने में, पार्लियामेंट में सवाल उठाने में विषय नहीं है। किसी के भी परिवार के सदस्यों के बारे में कुछ अखबार में छपता है तो हम पार्टी के नाते उस पर तुरंत अपनी रिएक्शन दे दें, यह आवश्यक नहीं है। वो सारे कागज जो छपे हैं उसके संबंध में सारे कागज हैं, हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। उसमें अगर हमें तथ्य नजर आएगा, सब्सटेंस नजर आएगा, अपनी पोजीशन का दुरुपयोग नजर आएगा, तो निश्चित रूप से उस विषय को पार्टी लेगी। लेकिन केवल एक विरोधी के बच्चे के खिलाफ कुछ कहना है इसलिए करना है, वो हम नहीं करने वाले हैं। इसलिए आप मीडिया वालों को सुविधा है कि आप तुरंत से अपना टेलीविजन प्रोग्राम, आपको 24 घंटे चलाना है, आप कह सकते हो, लेकिन हमारी पार्टी ने तो देश चलाना है, तो इसलिए हमें कुछ सोच समझ के काम करने दीजिए। निश्चित रूप में उसमें कुछ सब्सटेंस होगा तो हम लोग इस विषय को उठाएंगे। या फिर इसलिए नहीं उठा रहे कि अगर आप उनके दामाद के बारे में उठाएंगे तो आपकी पार्टी के भी दामाद रह चुके हैं, उनके बारे में सवाल उठेंगे? आपने जिसके बारे में उठाना है, आपने जिसके बारे में उठाना है वो लोग उठा सकते हैं, लेकिन हम एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी के नाते इन सब फैक्टर्स को स्टडी करते हैं, उसके बाद हम लोग स्टैंड लेते हैं। कम से कम हम कोई इंस्टेंट कॉफी बनाने का काम तो करते नहीं कि किसी ने कहा कि इस पे बोलो, आप लोग माइक रख देते हो सामने, हमें विषय पता नहीं होता और कहते हो रिएक्शन दे दो। कम से कम ये काम छोड़ दीजिए, ये सीरियस विषय है। इन विषयों पर ठोक के समझ के हम लोग को बोलने की अनुमति मिलती है और इसलिए हम उसी प्रकार से इसको दोगे। लेकिन ये आप मानेंगे कि कम से कम सोनिया गांधी उनके परिवार के बारे में हाथ रोकने का काम बीजेपी नहीं कर रही और सारा अटैक सिर्फ मनमोहन सिंह पर होगा? देखिए, ऐसा नहीं है। कौतरोची का सबसे ज्यादा विषय हम लोगों ने उठाया, उसका संबंध तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से नहीं था, उसका तो सोनिया जी से था। तो इसलिए जहां सब्सटेंस होगा हम विषय उठाएंगे और जहां सब्सटेंस हमें लगेगा उठाने की आवश्यकता है हम उठाएंगे। लेकिन किसी प्रकार से, जैसे मैंने कहा, जैसे आडवाणी जी के पत्र के बारे में आपने संबंध कहा, लेकिन कोई ऐसा आचरण जिसमें डिग्निटी नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में करने की आवश्यकता नहीं है। जनता से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। अरुण जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आजकल ऐसा लगता है कि जुडिशरी ही सरकार चला रही है। आपकी नज़र में
अदालत की इतनी दखलंदाजी क्या सही है? देखिए, ये बात जो आपने कही अधूरी है। इस देश को चलाने का काम या जज कर रहे हैं या टेलीविजन एंकर कर रहे हैं, तो थोड़ा योगदान इनका भी है देश को चलाने में। तो इसलिए जो संसद है, जो सरकार है, जो विपक्ष है, उनकी भूमिका थोड़ी कम होती जा रही है। खैर, इस विषय को अगर इसकी सीरियसनेस में हम लोग आ जाएं, मैं ये मानता हूं कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और जुडिशरी की निगरानी रखना इस देश के लिए बहुत आवश्यक है। जज अपनी सीमाओं से बाहर ना जाएं। जज का काम क्या है कि मुकदमों का फैसला देना, कानून की रक्षा करना, और कहीं कानून का पालन नहीं हो रहा तो आदेश देना कि इसका पालन हो। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश ना होते तो क्या ए राजा अभी टेलीकॉम मिनिस्टर ना होते? वो आज भी मिनिस्टर होते। ये जुडिशरी ने क्योंकि कोर्ट कानून को इन्फोर्स करने की कोशिश की और सारे तथ्यों को जानने की कोशिश की कि सारी की सारी स्कैंडल जो 3 साल से हम लोग जिसको लेकर बोल रहे थे बार बार, वो स्पष्ट रूप से सामने आ गया। और इसलिए कई ऐसे मामले होते हैं, हमें लगता होगा कि जुडिशरी हार्श हो रही है, लेकिन जब भ्रष्टाचार अधिक बढ़ जाए तो अन्य संस्थाओं का, मीडिया का भी, मैंने अभी मीडिया के संबंध में व्यंग किया था, लेकिन मैं उनकी सराहना करता हूं, न्यायपालिका का और मीडिया का ये काम नहीं है कि केवल राजनीतिज्ञों की और सरकारों की चापलूसी करना, जहां जहां दोष हो रहे हैं उसको उठाना। मीडिया ना होता तो क्या कॉमनवेल्थ गेम्स का सारा भ्रष्टाचार सामने आ जाता? ये विकीलीक्स ना होता तो अमेरिका पूरी दुनिया में क्या क्या कर रहा है, क्या ये सामने आ जाता? तो इसलिए हम कई बार मीडिया से, हम लोग भी कई बार मीडिया से और जुडिशरी से दुखी हो जाते हैं, लेकिन मैं उसको बर्दाश्त करने को तैयार हूं क्योंकि इनका लोकतंत्र में बहुत बड़ा योगदान है। आपकी अदालत में बीजेपी लीडर अरुण जेटली पर इल्जाम है कि इनकी पार्टी के पास सरकार का कोई विकल्प नहीं है। अरुण जी, जहां भी जाते हैं लोग ये जरूर पूछते हैं कि अगर कांग्रेस को हटा भी दिया इन्होंने और इनकी अपनी सरकार आई तो नेता कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? ये साफ नहीं। मेरा वही उत्तर है। अगर हम डायनेस्टिक डेमोक्रेसी की पार्टी होते तो जो हमारे नेता है उनके परिवार का सदस्य होता। हम वो पार्टी नहीं है, हम एक स्ट्रक्चर्ड पार्टी है, ढांचागत दल है। हमारे यहाँ गैलेक्सी ऑफ 10 लीडर्स हैं। उस वक्त हम तय कर लेंगे कि कौन नेता होगा। हमारे एलाइज भी हैं। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरे कितने नेता ऐसे हैं, मैं बड़ी पीढ़ी के नेताओं को छोड़ दूं, अगली पीढ़ी में मैं आ जाऊं, मेरे कितने ऐसे साथी हैं? सुषमा जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, नरेंद्र मोदी हैं, नीतीश कुमार हैं, विपक्ष के अन्य मुख्यमंत्री हैं। मैं एक एक नाम गिनाने लगूं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को ऑलरेडी इस्टेब्लिश किया हुआ है। तो इसलिए आप ये कहें कि इनमें से कौन होगा, और इनकी तुलना में आप उनकी तुलना कर रहे हैं जो 7-8 साल से संसद में हैं और मैं वहां बैठा हुआ उनका पहला भाषण सुनने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। वो तो विकल्प हो सकते हैं, लेकिन 40-40 साल से योगदान करने के बाद भी ये लोग विकल्प नहीं हो सकते। इनमें से तो वो लोग हैं जिन्होंने सरकारें चलाई हैं, केंद्र में चलाई हैं, राज्यों में चलाई हैं और अच्छी सरकारें चलाई हैं। तो मैं ये मानता हूं रजत जी, इस देश में एक बहस आरंभ कीजिए और वो बहस होगी कि इस देश का नेतृत्व मेरिट के ऊपर होगा या डायनेस्टी के ऊपर होगा, और आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। देखिए, ये बात सही है कि कांग्रेस में सोनिया गांधी हैं और एक लीडर हैं, कम से कम ये पता है कि पार्टी में इनकी चलती है। देखिए, ये इस देश के लिए जिसको आप बहुत अच्छी चीज मानते हो, आप दुनिया के किसी देश में चले जाओ, ये नहीं होता। लीडर सबसे बड़ा एक होता है, लेकिन पार्टी का एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें चर्चा करने के बाद विषय तय होते हैं। जहां एक नेता होता है और वो गलत रास्ते के ऊपर चला जाए तो फिर देश को भी ले जाता है। इंदिरा जी ने जब डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज आई थी, क्योंकि एक नेता थी कांग्रेस की, तो पूरे देश के अंदर डिक्टेटरशिप बना दी थी उन्होंने इमरजेंसी में। तो इसके खराब परिणाम भी ये देश भुगत चुका है। तो इसलिए ये देश के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है कि केवल एक नेता हो और उसको चेक करने वाला कोई कलेक्टिव लीडरशिप, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म। देखिए, ऐसा भी समय था ना जब भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी को नेता बनाया था। देखिए, अटल जी हमारे सबसे बड़े नेता थे, आज भी हैं, स्वास्थ्य की वजह से सक्रिय नहीं है। लेकिन मैं ये भी बतला दूं, अटल जी के जमाने में भी
पूरी टीम बैठा करती थी जब निर्णय होते थे, और अटल जी का यह गुण था कि सबसे कम बोलते थे और उनका शब्द लास्ट वर्ड होता था। अब पार्टी में लास्ट वर्ड किसका होता है? अरुण जेटली का, सुषमा स्वराज का, नरेंद्र मोदी का? देखिए, आज हमारी पार्टी के एक्टिव लीडर्स में स्वाभाविक रूप से पार्टी अध्यक्ष होता है। पुराने नेताओं में अडवाणी जी सर्वोच्च है, दे आर द फर्स्ट अमंग्स द इक्वल्स। इसमें कोई किस कहने के लिए, अडवाणी जी तो हम लोगों से एक पूरी जनरेशन आगे हैं, और इसलिए उनकी बात चलती है पार्टी में, हम लोग मानते हैं, और पार्टी के ढांचे में अध्यक्ष होता है। लेकिन हमारे यहाँ, मैं आज भी आपको बता दूं, बीजेपी में भी और एनडीए में भी एक गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है केंद्र और स्टेट्स की, और ये इस देश के लिए और पार्टी के लिए अच्छा है कि ऐसी गैलेक्सी हो। केवल ये कहना कि हमने परिवारों के आधार पर नेता चुन लिए, इनमें से कोई नेता नहीं बनेगा क्योंकि इनके पिताजी बड़े आदमी नहीं थे, नहीं, इस तरह इसको आप लोकतंत्र कहेंगे? अरुण जी, बाकियों के यहाँ तो परिवार शायद चुनता हो, लेकिन यहाँ संघ परिवार चुनता है। देखिए, यहाँ कोई नहीं चुनता। इस प्रकार से चीफ मिनिस्टर्स को अपने दम के ऊपर 10-10, 20-20 साल, 50 साल, 30-30 साल काम करने के बाद वो लोग बनते हैं। लेकिन ये सच नहीं है कि आरएसएस के लोग तय करते हैं कि कौन अध्यक्ष होगा, कौन चीफ मिनिस्टर हम होगा? लोग कंसल्टेशन के अंदर कई विषयों पे उनसे चर्चा करते हैं, लेकिन पार्टी के निर्णय हम लोग पार्टी के अंदर लेते हैं। आज हम संसद के अंदर चला रहे हैं, कभी हमारी महीनों में कई बार बात नहीं होती उनसे, लेकिन ये थोड़ी ना है कि क्योंकि आपका पुराना संबंध उनसे रहा है इसलिए हर चीज वही चला रहे हैं। ये सच नहीं है कि गडकरी अध्यक्ष होंगे भारतीय जनता पार्टी के, फैसला आरएसएस देखिए, पार्टी के अंदर फैसला हुआ, कंसल्टेशन में हुआ, चर्चा होती है, उनसे भी होती है, लेकिन पार्टी के भीतर फैसला होता है। लेकिन जनता ये तो जरूर जानना चाहेगी कि जो 3 बड़े नेता हैं, राज्यसभा में आप हैं, लोकसभा में सुषमा जी हैं, नरेंद्र मोदी हैं, इन 3 के नाम चर्चा में रहते हैं लोगों के बीच में, तो इनमें से कौन होगा प्रधानमंत्री पद का दावेदार? समय आने पर पार्टी तय करेगी और आपको बतलाएगी। और 3 क्यों, अगर मेरी पार्टी में 30 बड़े नेता ऐसे हों तो मेरे लिए तो वो भी सौभाग्य की बात होगी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस देश के अंदर जब तक ये बहस रास्ते पर नहीं आएगी, कम से कम मैं तो इस बहस को चलाता रहता हूं कि मेरिट और डायनेस्टी के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। और इस देश को, ब्रिटेन सबसे अच्छी पुरानी डेमोक्रेसी मानी जाती है, अमेरिका इतनी बड़ी डेमोक्रेसी मानी जाती है, वहां तो यह कल्पना नहीं है कि केवल परिवारों में से ही लोग निकलेंगे। और परिवारों के बाहर, ओबामा किसी एक बड़े परिवार में से आए थे क्या? एक सामान्य परिवार में से आए, ये उस वहां की डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ है। भाई, आप भी एक सामान्य परिवार से आए, आप भी मेरिट पर डिजर्व करते हैं, तो आप दावेदार होंगे प्रधानमंत्री पद के? निश्चित रूप से मैं नहीं हूं, क्योंकि आप प्रश्न ऐसा पूछ रहे हो जिसमें हाँ कहना या ना कहना दोनों ही खतरे में डालता है, तो इसलिए बेहतर यह है कि उसका उत्तर ना दिया जाए। या लोगों से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, जी आप पूछना चाहते हैं? हाँ, अरुण जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो क्या आपको लगता है कि आप स्विस बैंक से द ब्लैक मनी वापस ला पाएंगे? देखिए, इसमें पद पे आना या ना आना उसका इससे संबंध नहीं है। आज दुनिया के जो ताकतवर देश हैं उन्होंने स्विट्जरलैंड के बैंक्स के साथ और वहाँ की सरकार के साथ पैक्ट किया और उन पर दबाव डालकर ये निर्णय करवाया कि आप ये डिस्क्लोजर्स दीजिए हम लोगों को। अमेरिका ने किया, अन्य देशों ने किया। मैं ये मानता हूं कि इसके लिए जो एक आज से 20 साल पहले परिस्थिति थी कि बिल्कुल सीक्रेसी है और उस सीक्रेसी को तोड़ा नहीं जा सकता, वो आज परिस्थिति नहीं है। टैक्स हेवंस में भी लोग कोऑपरेट करने को तैयार हैं और जिस प्रकार की दौलत वहां पर रखी हुई है देश की, उसके संबंध में डिस्क्लोजर्स करने को तैयार है। अभी लिंचनस्टाइन ने डिस्क्लोजर किए देश को, जो 18 लोगों के नाम उभर कर सामने आए। अमेरिका के अंदर कई बैंक्स ने डिस्क्लोजर्स किए, अमेरिका को, यूरोपियन देशों को डिस्क्लोजर्स किए। और इसलिए अगर भारत सरकार अपना मन बना ले और इसको सिंगल माइंडेड परस्यूट के साथ इसको फॉलो करती रहे तो ये काम इतना कठिन नहीं है, असंभव तो निश्चित नहीं है। अरुण जी, स्वामी रामदेव आपकी अदालत में आए तो उन्होंने बहुत जोर से काले धन की बात उठाई। तो उन्होंने कहा अगर काला धन वापस आ जाएगा तो देश की अर्थव्यवस्था बदल जाएगी। देखिए, काला धन कितना है इसके ऊपर विवाद हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से काला धन खूब है। एक पक्ष है जो विदेशों के अंदर पड़ा है, अपने देश के भीतर भी तो काला धन है। लैंड ट्रांजैक्शंस में, माइनिंग में, अल्कोहल बिजनेस में, ये ऐसे व्यवसाय हैं जिसमें खूब काले धन का प्रयोग हो रहा है और इसलिए यहां तो डोमेस्टिक पॉलिसीज बनाकर भी उसके साथ संघर्ष किया जा सकता है। जब आप और रामदेव एक ही तरह की बात उठाते हैं तो लोग कहते हैं कि बीजेपी और स्वामी रामदेव में मिली भगत है। देखिए, हम लोग उनकी तुलना कर नहीं सकते। वो जिस प्रकार का काम कर रहे हैं और जिस क्षेत्र में कर रहे हैं, सच में समाज के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है।
केवल योगा या अपने प्रवचन के माध्यम से नहीं, लेकिन समाज के एक चरित्र को बनाने का भी काम कर रहे हैं। राजनीतिक लोगों में तो कई संगठन के स्वार्थ की वजह से कमजोरियां होती हैं, उनके साथ तो ऐसा कोई विषय जुड़ा नहीं हुआ। तो इसलिए मैं नहीं चाहूँगा कि मैं अपने दल का कोई कंपैरिजन उनके साथ करूं, लेकिन निश्चित रूप से वो जो बात करते हैं, समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसके समर्थन में खड़ा है, और कुछ सीमा तक हम लोग भी उसमें। लेकिन वो राजनीति में आएंगे, अलग राजनीतिक दल बनाएंगे, चुनाव को इन्फ्लुएंस करेंगे, उसका समर्थन करेंगे आप? देखिए, वो क्या करते हैं जब वो तय कर लेंगे तो हम अपनी टिप्पणी कर देंगे, लेकिन उनके ऊपर हम बेबुनियाद बहस में उलझ जाएं, जबकि समाज में इतना बड़ा वो योगदान कर रहे हैं, मैं उनके संबंध में किसी विवाद को खड़ा नहीं करना चाहता। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया अरुण जेटली पर। हमने अरुण जेटली से पूछा उनकी पार्टी की नीतियों के बारे में, हमने उनसे सफाई मांगी उन इल्जामात के बारे में जो उन्होंने सरकार पर लगाए हैं। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज जाने माने विचारक डॉक्टर वेद प्रताप वैद्य के फैसले का। आज जो बहस रजत जी आपने यहाँ की उसको मैंने बहुत ध्यान से सुना, और आपने जो बहुत टेढ़े सवाल भी किए उनसे रजत जी, तो मुझे डर था कि कहीं अरुण जी परेशान न हो जाएं, लड़खड़ा न जाएं, लेकिन क्योंकि वो एक बहुत सधे हुए वकील हैं, उन्होंने बहुत ही सटीक उत्तर दिए और उससे मुझे बहुत और इस अदालत को बहुत संतोष हुआ। मुझे तो इतना ही कहना है कि आज की आपकी और रजत जी की बातचीत से हिंदुस्तान की जनता में कुछ और जागृति फैलेगी, और अदालतों और एंकर्स के साथ साथ टीवी एंकर्स के साथ जिन पर आपने बहुत ही सटीक और ज़रा तीखी टिप्पणी कर दी, उनके साथ साथ भारत की जनता भी आज की इस बहस को सुनकर मुझे लगता है कि जागरूक होगी, और उससे पूरे देश का लोकतंत्र बहुत ही बलवान बनेगा। आज की इस बहस के लिए आप दोनों को बधाई। हमें उम्मीद है कि अरुण जेटली इसी तरह से जनता को जगाने का काम करते रहेंगे। विश्वास है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी वो भूमिका अदा करते रहेंगे। आज का शो यही खत्म करते हैं। अगले सप्ताह से मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।